नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सिविक्स, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। तो सिविक्स का आज हम लोग दूसरा अध्याय करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग पहला अध्याय नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और हाँ, एक ही वीडियो में आप लोग का जो है पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। मतलब आप लोग को इसका पार्ट 1 पार्ट 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग ये वीडियो आप लोग पूर्णतः देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग को आसान तरीका और आसान भाषा में ये 100% समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर आप कौन सा बुक से पढ़ाते हैं, तो भाई एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता हूँ। जहां पे भी आप लोग का एनसीईआरटी बुक सिलेबस चल रहा है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप लोग को पीडीएफ वगैरह के लिए जरूरत है, नोट्स वगैरह बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग को पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे वो मैं आप लोग को आगे चर्चा करूंगा कुछ देर बाद, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लिखा हुआ आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो हालांकि इस अध्याय में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के बारे में, ठीक है, इस अध्याय में राज्य सरकार के बारे में और स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय प्रणाली के बारे में, ठीक है, जो हमारे पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन सरकारों के बारे में बात करना है। कुछ संविधान के बारे में भी हम आपको समझाएंगे, संविधान के प्रावधान में क्या क्या चीजें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्टून में गठबंधन की सरकार, और गठबंधन की सरकार किस प्रकार आई है, ये चीजें के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, हमारे पूरे भारत पे किसका राज चलता था। सबसे पहले आजादी के बाद जो है किसका राज चला, कांग्रेस का राज चला, ठीक है। ये मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, आगे भी मैं बताऊंगा। कांग्रेस का राज चला सभी दिन यहाँ पे, ठीक है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद तो सबसे पहले ये चीज तो समझ लीजिए, सबसे ज्यादा राज करने वाला कौन सा सरकार है, कांग्रेस की सरकार, ठीक है। और आजादी के बाद, जो आजादी के समय जो था, उस समय जो हमारे देश में 29 नहीं 14 राज थे, और अभी कितना है, 29 राज है। किस प्रकार से बंटवारा करके 29 राज आया, ये चीज इसी वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए जरूर देखिए, बहुत मजेदार और बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पिछले अध्याय की कुछ चीजें को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीजें पिछले अध्याय में जो सत्ता के साझेदारी अध्याय पढ़े थे, पहला, ठीक है, पहला अध्याय, उसमें मैंने आप लोग को श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताया था। और इससे ही रिलेटेड आज इस अध्याय में कुछ चीजें हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, श्रीलंका में जो है एकात्मक शासन प्रणाली चलती है। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है कि केंद्र सरकार के ही पास सारे अधिकार होते हैं। मतलब जो भी अधिकार होगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होगा, यहाँ पे राज्य सरकार का नहीं कुछ चलेगा, ठीक है। उसके बाद संघीय शासन प्रणाली समझ लीजिए, ये कहाँ पे है, चलती है बेल्जियम में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो दिक्कतें हुई थी, भाषा को लेकर हुआ था और जाति को लेकर हुआ था, जो मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया था आप लोग को। इसमें आमतौर एक संघीय व्यवस्था में 2 स्तरीय सरकार होते हैं। 2 स्तरीय सरकार होगी आपका, पहला केंद्र सरकार, दूसरा हो गया राज्य सरकार। एक सरकार पूरे देश के लिए नहीं होती है भाई। एक सरकार, अगर केंद्र सरकार पूरे देश को संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता है, ठीक है। इसलिए 2 स्तरीय सरकार होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के देख रेख करते हैं और राज्य सरकार सिर्फ राज्य का देख रेख करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। फिर राज्य या प्रांत स्तर की सरकार होती है। जो राज्य के अंतर्गत आता है प्रांत सरकार, जिसे आप लोग स्थानीय या पंचायती सरकार बोलते हैं। दोनों स्तर की सरकार अपने स्तरों पर स्वतंत्र होकर काम करती है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र के स्तर पे वो काम करेंगे, राज्य सरकार हो, राज्य स्तर पे काम करेंगे। ये चीजें आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट चीज बताते हैं। केंद्र और राज्य सरकार जो होते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कोई भी राज्य का जो है, सभी राज्य में अलग अलग शासन प्रणाली चलता है। संघीय शासन व्यवस्था का आमतौर पर 2 तरीके से गठन होता है। 2 तरह से गठन हुआ संघीय शासन व्यवस्था जो है, आमतौर पे 2 तरीके से गठन हुआ। जो पहला तरीका था वो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देशों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाता था, ठीक है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसमें क्या होता है, जो स्वतंत्र राज्य है, इसमें बहुत सारे स्वतंत्र देश है, ठीक है, वो सब मिलकर एक राज्य प्रणाली को चलाते हैं, एक वहां के शासन व्यवस्था को देख रेख करते हैं। तो ये क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की चलती है। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा जो तरीका है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, ठीक है।
तो ये मैं बात बोलूं, भारत के अंतर्गत जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी प्रकार के भाषा बोलने वाले यहाँ पे लोग हैं। तो यहाँ जो है एक तरह की जो है बड़ा देश है पहली बात, और आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करना जरूरी था। उदाहरण के लिए हो गया भारत, हो गया स्पेन, हो गया बेल्जियम में इस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है। केंद्र ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पे जो केंद्र सरकार होते हैं वो पूरे देश का देख रेख करते हैं और राज्य सरकार सिर्फ राज्य का देख रेख करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। तीसरा जो होता है, जो स्थानीय सरकार होते हैं, स्थानीय प्रणाली में आते हैं। ठीक है, अलग अलग, आगे मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग स्तर के सरकार एक ही नागरिकों के समूह पर शासन करती है। अब भैया केंद्र सरकार हो पूरे भारत पे राज करता है, पूरे पूरे देश पे राज करता है। अब राज्य सरकार जो है वो पूरे राज्य पे शासन करता है। तो इसका मतलब हो गया नागरिक तो पूरे भारत का ही है, चाहे राज्य में अलग अलग हो। तो नागरिक एक ही समूह का होता है, एक ही समूह नागरिक पे शासन करता है। लेकिन पर कानून जो है, कानून बनाने पर वहां पे कर वसूलना, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, तो मतलब राज्य सरकार यहाँ राज्य में जो है, राज्य में टैक्स लेते हैं और वो भारत सरकार को टैक्स देती है। तो विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो हमें डायरेक्ट केंद्र सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो राज्य सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। तो विभिन्न स्तरों की सरकार का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर, अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। संविधान में जो है मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकता है। जो संविधान में दिया गया है और वो चीजें लग रहा है कि केंद्र सरकार को लग रहा है वही गलत है, तो वो बदल नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अगर वो लग रहा है उनको सही में गलत है तो वो विचार करेंगे। विचार किससे करेंगे, वो राज्य के सरकार से विचार करेंगे कि भाई ये चीजें गलत है। सभी राज्य सरकार को बुलाएंगे और उस पर विचार करेंगे। तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से ही हो सकती है। पांचवा ये चीज पॉइंट समझ लीजिए, अदालतों को संविधान, अदालतों का जो संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकार के लिए विवाद की स्थिति अगर होती है तो उसका न्याय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। वित्तीय स्वायत्तता निश्चय करने के लिए विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत निर्धारित करते हैं। संविधान में पूर्णतः ये बताया गया है कि केंद्र सरकार का कौन सा अधिकार है तथा राज्य सरकार का जो है राज्य के कौन सा उनका अधिकार है। सातवां ये समझ लीजिए, इस प्रकार के संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य देश की एकता सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, इस कारण संघीय व्यवस्था को लाया गया। अब हम आपको मेन टॉपिक पे लेके चलते, इस अध्याय के मेन टॉपिक पे, भारत में संघीय व्यवस्था। बिल्कुल, अब हम लोग समझेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। जो भारत है एक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। मतलब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भारत में बहुत सारे भाषा भी बोला जाता है। और भारत एक हिंसा वाली स्थिति में आजाद हुआ था। भारत कब हुआ आजाद हुआ था, 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था। और उस समय जो राज्य थे टोटल 14 राज्य थे और ये बदल के 29 राज्य हो गया। क्योंकि उस समय जो है जब आजाद हुआ था भारत, उस समय जो है खून खराबा बहुत हो रहा था, खून खराबा बहुत हो रहा था। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में गए थे लड़ाई करने के लिए और बहुत मारधार, बहुत खून खराबा हो रहा था। इसके लिए सरकार जो है जल्दी कदम नहीं उठाया, धीरे धीरे उसने क्या किया, अलग अलग राज्य के लोग को अलग अलग भागों में बांट दिया। क्योंकि वहां पे किस प्रकार बांटा, भाषा के अधिकार पे और बहुत जातीय अधिकार पे उसने अलग अलग राज्य में बांट दिया। तो भारतीय संविधान के अनुसार 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, तो 2 स्तर में कौन कौन आता है, संघ सरकार जिसे आप केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार जो क्या करेंगे, पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। और राज्य सरकार क्या करेंगे, राज्यों का नेतृत्व करेंगे। जैसे हो गया आपका बिहार सरकार, तो वो बिहार के नेतृत्व करेंगे। ऐसा नहीं कि यूपी में जाकर वो अपन शासन प्रणाली चलाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। यूपी में योगी राज ही चलाएंगे। अभी योगी राज है इसलिए योगी राज का नाम ले रहे हैं। आदित्य योगीनाथ, योगीनाथ ना, ठीक है, ये चीजें समझ गए। अब आइए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। ठीक है,
केंद्र सरकार, मैंने आप लोग को पहले बताया, दूसरा हो गया राज्य सरकार और तीसरा हो गया पंचायती शासन। ठीक है, पंचायती शासन बोलिए, स्थानीय शासन बोलिए, जिसमें आ जाता है पंचायत और नगर पालिका आ जाता है। तो इस चीज के बारे में जो है हम लोग पूर्णतः डिस्कस करेंगे। कब करेंगे? तो इस वीडियो के अंत में करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, संविधान के अनुसार प्रमुख 3 सूचियां हैं। अब कौन कौन से है? संघ सूची, और संघ सूची में जो है तो भैया बैंकिंग और संचार, जो समाचार वगैरह होता है, मुद्रा, सेना, प्रतिरक्षा, विदेशी मामला पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, बिजनेस जो बोलते हैं, कृषि, सिंचाई, इस पे जो है राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, और शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना, इस पर जो है दोनों सरकार विचार करेगी। शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर हो गया, इस पे अब वन की कटाई के लिए ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ही रोक लगाएगी, इसमें दोनों सरकार लगा सकती है। तो समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाते हैं, दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। और ये होता है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार जो है अपना कानून बनाएंगे और संघ सूची में केंद्र सरकार अपना कानून बनाएंगे। ठीक है, ये चीजें समझिए। अब कुछ चीजें आप लोग को यहाँ पे मैं समझाता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझिएगा, तभी जाके मजा आएगा। देखिए, भारत में जो है, मैंने बहुत पहले बताया जस्ट, ठीक है, कि 29 राज्य हैं। आजादी के समय में कितना राज्य था? आजादी के समय में कितना राज्य था? 14 राज्य था, याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो है 7 है। पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य हैं, 7 राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझाते हैं। भारतीय संघ में कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार मिले हैं। ये छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। इसे किसी मौजूदा प्रांत में मिलाना भी संभव नहीं होगा, और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अभी खत्म नहीं हो, बहुत सारा चीज बताएंगे, टेंशन मत लेना। चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, इनको राज्यों वाला अधिकार नहीं मिलता है। जो हम लोग को राज्य में, बिहार राज्य में रह रहे बहुत सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको राज्य वाला अधिकार नहीं मिलता है। तो सर क्या मिलता है, इसके बारे में आगे मैं आप लोग को चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं पीडीएफ के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने बताया था आगे पीडीएफ के बारे में बताएंगे। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आप लोग का 10th का जो है पूरा कोर्स करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ऐसा कर लीजिएगा घंटी को दबा के। ठीक है, और एक लाइक, मेरे भाई इतना मेहनत पे तो एक लाइक बनता है। ठीक है, टिकटॉक देखते हैं तो एक लाइक कर देते हैं, रील देखते हैं एक लाइक करते हैं, वीडियो देख रहे हैं लाइक करने में क्या जा रहा है। ठीक है, और दूसरा एक शेयर, बस एक शेयर, 2 काम कर देना आप लोग को। एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा टॉपिक आप लोग को और भी पढ़ना है और भी डीपली जानना है, ये चीजें। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप आइए। पीडीएफ के लिए आप लोग को 3 ऑप्शन में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तीनों सेफली है। ठीक है, सबसे पहला जो आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस विदाउट स्पेस। ठीक है, तो इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लोग पीडीएफ मंगा सकते हैं जो बच्चे चला रहे हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम यूज कर रहे हैं उसके लिए टेलीग्राम है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, वहां आप जाकर सर्च करेंगे आप लोग को आ जाएगा, और वहां पे इस तरह के लोगो दिखेगा, तो वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लास्ट आ जाता है जिन बच्चे के पास इंस्टा टेलीग्राम ना हो वो बच्चे मुझे यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन ये ज्यादातर बेहतर होगा आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या करेंगे, ये नंबर है 8877639383, इस पे जाके मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे व्हाट्सअप ग्रुप में मैं ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले तो आप लोग को नाम लिखना होगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा, उसके बाद आप लोग को किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो लिख के भेजना होगा। ठीक है, और हाँ, इस पे नॉट अलाउड कॉल नहीं करें, बिल्कुल नहीं, किसी भी स्थिति में आप इस पे कॉल नहीं करें तो बेहतर होगा। आइए, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और भी चीजें आप लोग को जानकारी देते हैं। तो भारतीय संघ में सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं मिला है। ठीक है, जो भारत के संघ में सभी राज्य को बराबर अधिकार नहीं है, जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को जो है विशेष अधिकार प्राप्त है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो है, मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले जो है वहां पे आप लोग शादी नहीं कर सकते थे।
शादी नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है, वहां रह नहीं सकते थे, वहां रह नहीं सकते थे। अब ये तीनों चीज लागू हो गया, 377 धारा मोदी जी आए, हटा दिए, ठीक है, ये लगा हुआ था। और इसका एक अपना अलग संविधान है, ठीक है, ये अपने अलग अंदाज से जीते हैं। तो भारतीय संविधान के सभी प्रावधान पर लागू नहीं होता है। यहाँ भारत में जो संविधान है, यहाँ पे केंद्र शासित जो राज्य है वहां पे ये सारी चीजें लागू नहीं होते, सभी चीजें लागू नहीं होती, कुछ कुछ चीजें लागू होते हैं। और यहाँ पे है कि यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, ये आपको के NCERT बुक में दे रखा है, जो हाल फिलहाल में 377 धारा हटाया गया, अब खरीद सकते हैं। इस इलाकों पर शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के ही पास होती है और केंद्र और राज्य में सत्ता का बंटवारा संविधान के तहत पर ही किया जाता है। अधिकार के इस बंटवारा करना कोई आसान बात नहीं है, अधिकार के इस बंटवारा करना कोई आसान बात नहीं है। अब यहाँ पे चीजें समझिए कि अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी किया जाता है, ठीक है, फिर कम से कम आधे राज्य के विधानसभाओं से उसे मंजूरी करवाना होता है, तब जाके वहां की व्यवस्था को वो बदल सकते हैं। मान लिया जाए संसद का मन हुआ ये व्यवस्था गलत है, उसको बदल दें, लेकिन वो बदल नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले वो संसद जो है दोनों सदनों के 2/3 बहुमत चाहिए उसको, फिर उसके बाद कम से कम राज्य के आधे विधानसभाओं का मंजूरी भी चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की क्रियान्वयन देश रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो न्यायपालिका होती है सभी देश के रेख विवाद और हर चीज में जो है कौन न्यायपालिका न्याय करती है और सही रास्ता दिखाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कई विवाद हो जाए तो फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देगा। अब देखिए जैसे भी कानून हो गया, कानून बनाना या तोड़ना, किसी भी चीज हो, अगर शक्तियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रहा है तो राज्य सरकार उस पर ये चीजें लागू नहीं कर सकती है जो केंद्र सरकार कहे, तो ऐसा चीजें नहीं हो सकती। अगर दोनों में इस चीज के लिए विवाद हुआ, नहीं पूछा गया, विवाद हो जाए तो उसके लिए फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा या हाई कोर्ट फैसला करेगा, ठीक है, क्या करना नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का संघीय व्यवस्था कैसे चलता है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? तो केवल संवैधानिक प्रावधान बनाने या कानून निर्माण से शासन व्यवस्था नहीं सुधरती है। अब मेरे भाई बेस्ट ऑप्शन आप लोग को बता रहा हूं बिहार का। बिहार में एक कानून पारित किया गया जिस कानून के अंतर्गत शराब जो है बिहार में बंद है, ठीक है, शराब बैन किया गया, यहाँ पे पूर्णतः बंद कर दिया गया। ये नीतीश जी लागू किए हैं, नीतीश सरकार के द्वारा ये लागू किया गया, बिहार राज्य में शराब बैन, ठीक है। अब भैया होम डिलीवरी होता है शराब का, होम डिलीवरी होता है शराब का। ये जो है शासन व्यवस्था को उसने बनाया लेकिन सुधार नहीं हुआ, वो बदला नहीं, वो किसी न किसी तरह से दूसरे राज्य से शराब आता है और बिहार में बिकता है। नीतीश कुमार को भी पता है, उसी ने कानून बनाया है। मैं ऑन लाइव बता रहा हूँ ये सारी चीजें, जो सरकार होंगे देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे। तो शराब मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो कानून बनाने से नहीं होता, व्यवस्था बनाने से नहीं होता, सुधारने से होता है, जो सुधरती नहीं है। किसके? उसके कहने से अभी तक सुधार नहीं हुआ है। आज की डेट में अगर शराब जो है, शराब बंद हो गया और बिहार के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, आप लोग देखते हो गांव ग्राम में होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे बच्चे अस्माइक सोल्यूशन वगैरह बहुत सारे ऐसी चीजें जो मुझे भी पता नहीं है नशा के बारे में उतना, जो एक तरह से जानलेवा है और बहुत जल्दी एक इंसान की मृत्यु हो सकती है, वैसे वैसे नशा करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए केवल संवैधानिक प्रावधान बनाने या कानून निर्माण से शासन व्यवस्था जो है सुधरती नहीं है। तो भारत में जो है संघीय व्यवस्था के सफलता का श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति के चरण को दिया जाता है। जो अगर लोकतांत्रिक राजनीति की जो हो गया, अगर मान लिया जाए, यहाँ पे और चीजें मैं बता दूं, बिहार के अंतर्गत पंचायती राज जो होता है, पंचायती राज में होते हैं मुखिया। अगर मुखिया के प्रत्येक पंचायत में मुखिया को ये दिया जाए, अगर आपके पंचायत से शराब बंदी है और आपके पंचायत से किसी भी व्यक्ति के पास शराब पकड़ता है तो दोषी आप होंगे, क्या शराब मिलना मुश्किल होगा या नहीं होगा? तो ये चीजें बदल सकती। इसलिए सारा चीज में अगर कोई सफल हुआ है कानून बनाने या शासन व्यवस्था सुधारने में तो वो कौन है? लोकतांत्रिक राजनीतिक है, ठीक है। और संघवाद की भावना विविधताओं के
विविधताओं का आदर करता है। विविधताओं का मतलब हो गया अलग धर्म, जो धर्म के लोग की वो आदर करते हैं, संघवाद की भावना। ठीक है, अब आता है भाषीय राज्य। भाषीय राज्य के बारे में समझ लीजिए, ये टॉपिक है आप लोग का अध्याय का। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक कठिन कार्य था। जो यहाँ जो था भारत में किस प्रकार से यहाँ पे बदला गया, राज्य को अलग अलग भाषा के आधार पे जो है पुनर्गठन का कार्य बहुत ही ज्यादा कठिन था। आजादी के समय मैंने पहले बताया 14 राज्य थे, और वर्तमान समय, ठीक है, 2022 या 23, ठीक है, यहाँ पे बुक में दे रखा 19, तो 19 दिए, 2022-23 में देखा जाए तो 29 राज्य हैं। अनेक पुराने प्रांत गायब हुए और नए प्रांत बनाए गए। बहुत सारे जगह जो है गायब हो गए और बहुत नए नए चीज का निर्माण हो गया। तो 14 राज्य थे, 14 से कितने बदल गए, 29 राज्य हो गया। तो इसमें से क्या किया, तोड़ तोड़ के, इसमें से जो है तोड़ तोड़ के एक अलग अलग राज्य बना दिया गया, और कुछ राज्य को नाम हटा के भी बदल के भी बदला गया। तो नए अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बनाए भी गए। कई प्रांत की सीमाएं और क्षेत्र का नाम बदल भी दिया गया। ठीक है, बातें आप लोग को समझ में आ रही थी। यार वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोग वीडियो लाइक करने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हो, तो भाई लाइक जरूर करना। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य में आ जाए, ठीक है, ये जो है 1950 के दशक में भारत में कई पुराने राज्य की सीमा बदली गई, और ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य में आ जाए। इसके बाद जो है बदल के 14 राज्य था तो उसको काट करके अलग अलग राज्य में बदल दिया। इसके बाद कुछ अन्य राज्य में आ जाए। इसके बाद जो है गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाए, बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने के लिए, उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया है। जिसमें जो है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल है। जो झारखंड वगैरह है बिहार से ही थे, और बिहार से वो टूट के झारखंड एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी, तो मतलब अगर बंगाल के लोग हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, तो उसका अलग राज्य है। तो इससे क्या हुआ, नेताओं को डर लगा कि भैया इससे क्या होगा, हमारा देश जो है फिर से टूट जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार इसलिए राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय बाद के लिए टाल रहा था समय। अगर क्योंकि हमारा देश जो है 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था, और उस समय जो हिंसा चल रहा था भारत में, क्या चल रहा था, हिंसा। महात्मा गांधी क्या कहते थे, महात्मा गांधी कह रहे थे कि हम जो आजादी लिए हैं अहिंसा के तौर पे लिए, बिना मारपीट किए हमें आजादी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आजाद हुआ तो उस समय हिंसा चल रहा था। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोग से जलते थे और उनको एक दूसरे को पीटते मारते थे। ठीक है, खून खराबा होने लगा। तो उस समय अगर भाषा के आधार पे सरकार को ये लग रहा था, अगर भाषा के आधार पे हम बदल दें, केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा था, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी उस समय। तो इसलिए उसने क्या किया, कुछ समय के लिए उसको टाल दिया, और राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना कब, 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, 1956 ईस्वी से ये पूर्णतः लागू हो गया। ठीक है, ये दोनों ईस्वी याद रखें, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट चीज आप लोग को भाषा नीति आप लोग को समझाते हैं। भाषा नीति में समझिए कि संविधान सभा के सामने भाषा का मुद्दा एक बड़ी समस्या बनकर आई। संविधान सभा चल रहा था, सामने में भाषा जो है, क्योंकि हमारे भारतवासी जो है, भारत के अंतर्गत, मैं यहाँ पे भारत का जो है पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, और मेरा ड्राइंग कोई खास नहीं है तो इसलिए इग्नोर करना, पर भारत की जगह क्या बना दिए। ठीक है, तो भारत में अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्य के जो है अलग अलग कुछ ना कुछ भाषाएं हैं, अपनी अपनी भाषाएं। हरियाणा में हरियाणा भाषा बोला जाता है, महाराष्ट्र चले जाइए महाराष्ट्र में अलग भाषा बोला जाता है। ठीक है, कर्नाटक चला जाइए वहाँ का अलग भाषा होता है, राजस्थान चला जाइए राजस्थानी भाषा बोला जाता है। तो संविधान सभा के सामने जो भाषा का जो मुद्दा उठा वो बड़ी समस्या बनकर आया। तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए हमारे संविधान ने किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया था। ठीक है, और हिंदी को राजभाषा माना गया है। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है, और हिंदी
40% भारतीय की मातृभाषा भी है और संविधान में हिंदी के अलावे 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के का दर्जा दिया गया और राज्य को भी अपनी राजभाषाएं हैं। सभी राज्य का अलग अलग अपनी राजभाषाएं हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। अब मान लिया जाए बंगाल चल जाइए, बंगाल में आप लोग का जो भाषा होगा वो बंगाली होगा, लेकिन साथ में जो है इंग्लिश लिखा रहता है, इंग्लिश, ताकि सभी बच्चे जानते हैं और अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर कहीं दूसरे राज्य जाते हैं तो वहां पे वहां का भाषा, ज्यादातर वहां का भाषा और इंग्लिश लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के संबंध में लगातार बदलाव हुए। ठीक है, हमारे देश में एक लंबे समय तक केंद्र में एक ही पार्टी का शासन चलता था जो था कांग्रेस। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में पूर्णतः डिटेल से बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो कांग्रेस था, आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य किया, अपने भारत देश पे शासन चलाया, वो था कांग्रेस। ठीक है, तो इस तरह से राज्य और केंद्र में एक सरकार होने के कारण समस्या नहीं आई। लेकिन 1889 ईस्वी में 1989 के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार का युग शुरू हुआ। लेकिन इसमें आप लोग समझिए, आजादी के बाद 1975 ईस्वी में एक बार जो है कांग्रेस का सरकार हटा था, याद रखना। ठीक है, लेकिन बाकी फिर से कांग्रेस का ही सरकार आ गया था और बाकी ये कांग्रेस ही सरकार चला रही थी। अब जो है इसमें क्या किया गया, केंद्र में गठबंधन की सरकार का योग आ गया। गठबंधन मतलब दो पार्टी मिलकर, तीन पार्टी मिलकर एक सरकार का, एक पार्टी का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे पहले क्या था, बिहार में लालू का पार्टी और नीतीश का पार्टी गठबंधन सरकार चला था और वो जीती भी थी। ठीक है, अब केंद्र में अलग और राज्यों में अलग दलों की सरकार बनने लगी। ठीक है, अब जो केंद्र में था किसी दूसरे पार्टी का सरकार था और राज्य में किसी दूसरे पार्टी का सरकार था। ऐसे में जो है कई बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भंग कर दिया, काहे कि सबसे ज्यादा पावर किसको होता है, केंद्र सरकार को। ऐसे में राज्य सरकार को दबाव देने लगा। तो अगर ये दबाव विवाद अगर गलत है, अगर केंद्र सरकार गलत तरह से शासन करना चाहता है किसी राज्य पे, अगर गलत विवाद करता है, दबाव देता है, तो ऐसे में जो है एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट इनके अधिकारों के लिए काम किया। तो उसने काम किया कि उसने बताया गया, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया कि राज्य सरकार जो है उनका क्या कार्य है और केंद्र सरकार का क्या कार्य है, उसने ये सारी चीजें उनको बताया। और चीजें आप लोग को समझाते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण, अब देखिए भारत में विकेंद्रीकरण एक टॉपिक आता है। तो भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, यहाँ पे बहुत सारे बहुत बड़ा क्या है, ये भारत एक जो है बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं। यहाँ पे केवल 2 स्तरीय शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकती है। अब यहाँ पे मैं फिर से पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। हाँ, ये देख लो भाई भारत का नक्शा। आप लोग कमेंट करना कैसा लग रहा है भारत का। ये श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका है पीछे नीचे में। अब यहाँ पे देखिए आप, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत सारे 29 राज्य हैं अपने भारत के अंतर्गत। अब यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार पूरे देश का देख रेख करता है और राज्य सरकार जो है एक राज्य का देख रेख करता है। तो राज्य सरकार के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि वो सभी गांव में जाके वहां की रोड और सड़कें, वहां की शासन व्यवस्था को देख सके। तो ये जो है नहीं चल पा रहा, क्योंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है और यहाँ पे केवल 2 स्तरीय शासन प्रणाली नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ पे स्थानीय शासन प्रणाली चला था। ठीक है, अब कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए। भारत कितना बड़ा, भारत प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़ा है, यूरोप से भी अपना भारत बड़ा है। उत्तर प्रदेश जो है रूस से बड़ा है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है जर्मनी के बराबर है। महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है, भारत का एक राज्य है और ये एक देश से बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना, कितना बड़ा है। तो इसलिए तो विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण का क्या काम था ये समझ लीजिए। भारत में अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरा हुआ है, जिस कारण सत्ता की साझेदारी तीनों स्तरों में
बांटने की जरूरत महसूस हुई। तीसरा स्तर क्या है, स्थानीय शासन, जिसमें आप लोग का पंचायती राज, नगर पालिका, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, अब चीजें आप लोग को समझ में आ गया। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, इस सत्ता को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो भारत में विकेंद्रीकरण आप लोग अच्छी तरह समझ के, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आती बात की इसके पीछे ये सोच है कि लोगों को अपने इलाकों की समस्या का बेहतर समझ होती है। अब मुखिया बना दिया, एक पंचायत के अंतर्गत एक मुखिया होता है और पंचायत का जो मालिक होता है वो मुखिया के अंतर्गत होता है। मुखिया जो कहेंगे वही होगा। और ये जो मुख्य आदमी होता है, मुखिया क्या होता है, एक मुख्य आदमी को चुना जाता है। ये गांव के लोगों, जो पंचायत के सभी लोग मिलकर एक मुखिया का निर्माण करते हैं, चुनाव करते हैं, चुनते हैं। और ये जो है ये अपने गांव के समस्या और इनके जैसा अपने इलाके का समस्या बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लोगों को अपने इलाके में किस जगह पैसा लगाना है उन्हें अच्छे से पता होता है। इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों का फैसला जो है सीधे भागीदारी का संभव है। जो इसमें जो है स्थानीय स्तर पर लोगों का फैसला में सीधे भागीदारी बनाना संभव है। किसको, मुखिया। राज्य सरकार को पता चलेगा गांव में क्या हुआ। विकेंद्रीकरण की जरूरत संविधान में भी स्वीकार कर लिया गया, मतलब त्रिस्तरीय सरकार शासन प्रणाली को भी स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका की स्थापना किया गया। अब भैया ग्राम पंचायत में मुखिया वगैरह देखेंगे अपना कार्यकाल किस प्रकार गांव में क्या करना है, नहीं करना, कैसे बदलाव करना है। शहर के अंतर्गत क्या किया, नगर पालिका बना दिया। ठीक है, अब नगर पालिका के बारे में अध्याय पहला में मैंने बहुत चीज डिस्कस किया, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्हें राज्य सरकार को सीधे नियंत्रण चुनाव में रखा गया, जिसका भी चुनाव जो है 5 साल में बराबर होते रहता है, जिस कारण ज्यादा लाभ नहीं हुआ। स्थानीय सरकारों के लिए नियमित चुनाव नहीं कराए जाते थे। उस समय जो है स्थानीय जो सरकार होते थे, पंचायती सरकार, चुनाव नहीं कराया जाता था, लेकिन अब होने लगा, जिस कारण ये प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब एक ही सरकार आएगा। सरकार देखो, सरकार बदलना जरूरी है, क्योंकि सरकार जो आजकल जो नेता जो है पार्टी है बदलना जरूरी है, क्योंकि मगरूर हो जाते हैं इंसान काम करते करते। जानते हैं नेता वही वोट देगा ही हमको, इसलिए। ठीक है, चलिए आइए आगे चीज आप लोग को समझाते हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान करके लोकतांत्रिक शासन में इस तीसरे स्तर को ज्यादा व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। 5 साल में इसका भी वोट किया गया और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि जो हमारे गांव है, गांव में लोगों का सुधार हो, विकसित हो, गांव विकसित हो, गांव में कच्चे रोड की जगह पक्के रोड हो। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ठीक है, 5 साल में जो है चुनाव होते रहता है, आप लोग को भी पता है। ठीक है, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां जो होती हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े जातियों के लिए भी सीट आरक्षित थी। अब देखिए, वोट चुनाव के लिए पहले क्या होता था, एक ही किसी आदमी को चुन लिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि जो भी पिछड़ा जाती है उसके लिए क्या होगा, वो भी उस सीट से लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकार को अपना राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्राकृतिक हर राज्य में अलग अलग होता है। मेरे भाई गांव में जो आप लोग देख रहे हैं ये गांव है, और गांव में क्या देखते हैं, मुख्यमंत्री योजना, दूसरी बात प्रधानमंत्री योजना, ये चीजें आप लोग देखते होंगे। प्रधानमंत्री योजना के तहत ये सड़क का निर्माण किया गया, मतलब दोनों सरकार मिलके इन स्थानीय सरकार जो होते हैं ग्राम पंचायत को ये अधिकार दिया और कुछ शक्तियां भी इसे मिलती है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत, ये सारी चीज कहाँ होते हैं, गांव में होती है। ग्राम पंचायत और प्रखंड, जो बहुत सारे पंचायत को मिला के एक प्रखंड का निर्माण होता है, 5-6 प्रखंड पंचायत मिला के। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मंडल पंचायत कहलाता है ये। ठीक है, तो मंडल पंचायत होती है, छोटा हो गया पंचायत, उससे बड़ा हो गया प्रखंड। ठीक है, प्रखंड जिसे मंडल पंचायत बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़ा क्या हो गया,
जिला पंचायत, जहाँ नगर निगम ज्यादातर होता है। ठीक है, ये चीजें होती है। नेक्स्ट चीज आप लोग ग्राम पंचायत के बारे में अच्छी तरह समझ लीजिए। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, जैसे आप लोग कोई भी पंचायत से हो, ठीक है, किस पंचायत है, कौन सा पंचायत से है, इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। कई सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, और एक अध्यक्ष होते हैं। उनका सदस्य जो है वार्ड से चुना जाता है, अध्यक्ष प्रधान या सरपंच को कहा जाता है। तो लेकिन सदस्य और वार्ड ये अध्यक्ष समझिए वार्डों से ही चुना जाता था उस समय। लेकिन अब जो है चाहे वो वार्ड सदस्य हो या समिति हो या मुखिया हो या सरपंच हो या प्रधान, जिसे प्रधान या सरपंच बोलते हैं, उसको चुनने के लिए जनता ही चुनाव करती है और जनता उसे चुनती है। लेकिन बुक में आप लोग को यही दिया गया, तो आप लोग यही देखेंगे। ठीक है, पंचायत का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलती है। ये चीजें समझ गए। अब आता है मंडल पंचायत या प्रखंड, यहाँ पे प्रखंड स्तरीय पंचायत। ठीक है, तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर समिति का गठन होता है। ये मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत कहलाती है। सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत के सदस्य करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाता है जिला पंचायत। जिला पंचायत के अंतर्गत आता है जिला परिषद। किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का निर्माण होता है। जो आप देखिए कोई भी पंचायत है, पंचायत में जितने भी जो समिति वगैरह है सबका गठन करके एक जिला परिषद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलकर जिला परिषद का गठन होता है। अब आइए आपको हम नगर के बारे में समझाते हैं। इस प्रकार की स्थानीय शासन व्यवस्था जो संस्थाएं हैं शहरों में कम होती है। शहरों में क्या होती है, नगर पालिकाएं होती है। जो नगर पालिकाएं जो है कूड़ा कचरा, रोड सफाया, लाइट लगाना, ये सारी काम करते हैं। बड़े शहर जो होता है, महानगर जो होगा, वहां पे क्या होता है, नगर निगम कार्य करता है। नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ग्राम पंचायत तथा नगर निगम का जो है काम है, क्या काम है, रोशनी देना, मतलब लाइट लगाना, सफाई, रोड और सड़कों का निर्माण करना। ठीक है, ये सारी चीजें काम होती है किसके अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत होता है। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया सारा चीज के बारे में, पूर्णतः आप लोग को एकदम झकास तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पूर्णतः कंप्लीट हो गया आप लोग का अध्याय, और अभी अध्याय कंप्लीट हो ही गया तो भाई अब क्या टेंशन है। वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो एक मेंबर आएगा, और मेंबर अगर सब्सक्राइब कर लिया मान लिया, और इस घंटी को दबा दीजिए। घंटी को दबाने के बाद जैसे ही मैं न्यू वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा सर ने अपलोड कर दिया। और 10th का जो है फुल कोर्स, ठीक है, साथ में आप लोग को लाइव क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और कोई भी चीजें हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।